अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि बैंकिंग की जो जॉब्स हैं, तमाम कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स या ZTBL के जो रिसेंटली इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, इन तमाम पोस्ट के इंटरव्यूज़ के हवाले से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपसे एक जनरल लेवल की डिस्कशन की जा सकती है कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है बिकॉज़ आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको मालूम भी हो जाएगा कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में जो डिफरेंस है इसको हम 5 पॉइंट से क्लेरिफाई करेंगे। यानी 5 टॉपिक्स, 5 पॉइंट्स जो है मैंने इस तरह के बनाए हैं जिनसे इन दोनों कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में जो डिफरेंस है उसको क्लेरिफाई किया जाएगा। अब सबसे पहला कौन सा इसमें, मनी इज़ ट्रीटेड एज कमोडिटी। ठीक है, यानी कौन से बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक रकम जो है, एक पैसे को एक कमोडिटी के तौर पर जो है वो ट्रीट किया जाता है। अब कमोडिटी क्या होती है? ये कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकती है जिसको सेल या परचेज़ किया जा सकता हो। ठीक है, अब कन्वेंशनल बैंकिंग अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पैसे को एक कमोडिटी के तौर पर यूज़ किया जाता है। यानी अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए लोन अप्लाई किया है, आपने खाद बीज के लिए अप्लाई कर दिया लोन, अगर एग्रीकल्चर बैंक से अगर हम बात करें, तो उसके लिए बैंक आपको पैसा देगा और बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में उन्होंने आपको खाद बीज का पैसा दे दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको कमोडिटी के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर आपने खाद बीज लेने के लिए एक लोन अप्लाई किया है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में, तो बैंक जो है आपको पैसा नहीं देता, इस्लामिक बैंक आपको वो प्रोडक्ट परचेज़ करके देता है। ये दोनों में डिफरेंस है। यानी यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में मनी को एक कमोडिटी के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता, उसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज़ के लिए। जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में आपके हाथ में पैसा थमा दिया जाता है, आप लोन अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी डेयरी फार्मिंग के लिए, तो आपकी किताबें जो हैं कन्वेंशनल बैंकिंग की, उनमें तो यही दर्ज किया जाएगा कि आपने डेयरी का लोन दे दिया है, लेकिन आपको उसके बदले में पैसा ही दिया जाता है। अल्टीमेटली वो आपके अकाउंट में होता है, आप उसको विड्रा कर लेते हैं। जबकि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में पैसे को, रकम को एक कमोडिटी के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता। आपने लोन अप्लाई किया और उसके बदले में बैंक ने क्या किया है जी, आपको जिस चीज़ के लिए आपने लोन अप्लाई किया है उसने मार्केट से वही चीज़ ख़रीद कर आपको दे दी है। अगर आपने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया है तो ट्रैक्टर ही परचेज़ करके डायरेक्टली उन्होंने दे दिया है और इस तरह उनका लोन जो है 100% यूटिलाइज़ हो जाता है। ठीक है, फिर उस पर एक ख़ास एग्रीमेंट होता है, वो डिटेल में नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर आप पहला पॉइंट ये समझ लें कि मनी को कमोडिटी के तौर पर यूज़ किया जाता है कन्वेंशनल बैंकिंग में, और इस्लामिक बैंकिंग में इसको कमोडिटी के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा है वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट जो है, इसका मतलब ये होता है कि आज अगर पैसे की कुछ वैल्यू और कदर है तो आने वाले वक्त में उस पैसे की वैल्यू जो है बढ़ सकती है। ठीक है, उसको यही कंसिडर किया जाता है कि आने वाले दौर में पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। तो कन्वेंशनल बैंकिंग की अगर हम बात करें तो जो ये इंटरेस्ट वहाँ पर चार्ज किया जाता है लोन पर, वो इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेस पर ही किया जाता है। ठीक है, यानी आज अगर लोन ZTBL फॉर एग्जांपल अगर देता है किसी को लोन, तो ZTBL कहेगा जी इस पर मैंने एक इंटरेस्ट चार्ज करना है बिकॉज आपने मुझे इन फ्यूचर इसकी पेमेंट करनी है और इन फ्यूचर जो है पैसे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस हवाले से जो है फ्यूचर के बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए इंटरेस्ट रेट को चार्ज कर दिया जाता है। जबकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में नहीं होता। यानी वो कहते हैं कि जी आज आपने अगर कोई चीज़ परचेज़ की है तो आपने कल एक ख़ास वक्त के बाद जो एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक जब आप वो चीज़ वापस करेंगे, पैसा वापस करेंगे, तो वो उसकी जो पैसे की वैल्यू है वो वही होगी जो आज है। यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कोई मायने नहीं रखती इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के अंदर। वहाँ जस्ट एग्रीमेंट होता है और उसी एग्रीमेंट की जो है वो पासदारी करते हुए जो बैंक है, इस्लामिक बैंक है, और जो पार्टी है जिसने जो अप्लाई करता है लोन के लिए, वो उसके पाबंद होते हैं एग्रीमेंट के। जबकि वहाँ पर इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये होता है कन्वेंशनल बैंकिंग में, और कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, एक कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है लोन पर। ठीक है, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने आपको बता दिया है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि आज पैसे की वैल्यू क्या है तो कल क्या होगी। इन फ्यूचर उसको ज़्यादा ही कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है लोन पर। तीसरा है लॉस शेयरिंग। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
अब देखें, आपने कन्वेंशनल बैंकिंग में अगर लोन अप्लाई करते हैं, बैंक ने आपको लोन दे दिया, आपने उसको कारोबार में लगाया, आपने डेयरी फार्मिंग में लगा दिया या आपने फसलों पे लगा दिया, इन केस खुदा ना खास्ता उसमें लॉस हो जाता है, फसल ख़राब हो जाती है, डेयरी फार्मिंग में भी आपको लॉस हो जाता है, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट समेत ही जो है वसूल करना है, उसकी रिकवरी करनी है। यानी यहाँ पर लॉस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कन्वेंशनल बैंकिंग में कि जी आपको लॉस हो गया है तो बैंक कहेगा जी हम आपको इतने पैसे छोड़ देते हैं, इस लॉस में हम भी एक शेयरिंग डाल देते हैं, यानी आप पर भी बोझ कम पड़ेगा, लिहाजा बैंक उसको बेयर कर लेता है। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लॉस शेयरिंग का। इस्लामिक बैंकिंग अगर हम बात करते हैं तो अगर एग्रीमेंट हो गया एक पार्टी के साथ और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम से किसी ने लोन लिया है, इन केस अगर कारोबार में वो उसने जो यूज़ किया है वो चीज़, वो प्रोडक्ट जो यूज़ किया, अगर उसमें उसको लॉस हो जाता है तो उस लॉस की शेयरिंग होती है बैंक के साथ। ठीक है, यानी लॉस अगर हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग तो होती है कन्वेंशनल में भी और इसमें भी, लेकिन यहाँ पर लॉस शेयरिंग भी होती है। यानी नुकसान अगर हो जाता है कारोबार में तो फिर बैंक उसको जो है वो जस्टिफाई करता है, उसको मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा रिलीफ भी देता है अपने कस्टमर को, लॉस उसको शेयर, जो टोटल लॉस उसको शेयर कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फाइनेंसिंग। यानी अगर हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, एक वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, जिस चीज़ के लिए भी फाइनेंस के लिए लोन दिया जाता है कन्वेंशनल बैंकिंग में, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होती। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहाँ पे होती है, ये सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में होती है। बिकॉज आपने अगर किसी प्रोडक्ट के लिए लोन अप्लाई किया इस्लामिक बैंकिंग में, तो बैंक जो है उस मार्केट में जाके उसके साथ एग्रीमेंट करता है और आपको वही प्रोडक्ट दे दी जाती है, आपको पैसा नहीं दिया जाता। यानी हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में होती है जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं होती। इज इट क्लियर? अच्छा, पांचवा और आखिरी पॉइंट हमारे पास है यूज़ ऑफ मनी एज ए कमोडिटी विच लीड्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में सबने पढ़ा है कि मार्केट में अगर कीमतें बढ़ जाती हैं चीज़ों की, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की, तो फिर उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी हम कह सकते हैं कि चूँकि मनी को अगर एक कमोडिटी के तौर पर यूज़ किया जाता है तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ से, और डिमांड एंड सप्लाई में जब फ़र्क पड़ता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये किस वजह से होता है, कन्वेंशनल बैंकिंग वजह से होता है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में पैसे को कमोडिटी के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के बढ़ने का ख़तरा नहीं होता। तो ये 4-5 पॉइंट हैं मैंने आपको जो बताएं, इनको लाजमी जहन में रखें जब आपसे पूछा जाए कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो ये 5 पॉइंट्स के ज़रिए आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।